Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are: for India, the buzzword now is all alignment. Second one is connecting the dot to boost the patent ecosystem. ये दो टॉपिक है हिंदू के, वही हम लोग आज लिए हैं। इसमें आपको दोनों ही हैंड रिटन ही आज हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला से, ठीक है। पहले में ये बात हो रही है कि जो अभी आपका जो राइटर हैं बेसिकली लेडीज़ हैं, तो वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं मिनिस्टर हैं जो एस जयशंकर, उनका एक बुक आया था 2020 में, द इंडिया वे, उसको कोट कर ही ये स्टार्ट किया जाता है ये आर्टिकल। और इसमें इस बुक में ये बात बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज़ मूविंग टू मल्टीपोलैरिटी एंड विल बी ड्रिवन बाय बैलेंस ऑफ पावर। आप कितना अच्छा से बैलेंस करते हो एक दूसरे से, उसी से ये वर्ल्ड चलने वाला है और मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है पहले, ठीक है ना। आपको पता होगा इससे पहले बाईपोलर था, है ना। बाईपोलर आपका कोल्ड वार हुआ, ठीक है ना। कोल्ड वार के टाइम में बाईपोलर, कोल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस समय में यूनिपोलर हो गया है। यहाँ पे यूएस और रसिया, यूएस एंड रसिया के बीच में होता था। यहाँ पे आपका यूएस अपना लीड ले लिया और अभी के टाइम में आपका मल्टीपोलर में चला गया। तो ये आपको पता होगा, इसलिए हम लोग इस पर हम लोग चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। चर्चा जो है, जो मेन चीज़, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में मल्टीपोलर है, ये इस बुक में भी बात हो रही है। दूसरा एक चीज़ और बात जो इम्पोर्टेंट है बताना चाहेंगे कि इसमें बताएं कि नेचर ऑफ पावर जो है वो भी बदल रहा है, कि आप किस चीज़ को बोलोगे। मान लो कि किसके पास क्या चीज़ है जो डिसाइड करेगा कि वो पावरफुल है, ठीक है। तो पहले मिलिट्री पावर को ही पावर माना जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी किसके पास ज़्यादा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है और आपका ट्रेड कैसा है, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है पावर को डिसाइड करने में, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको। ये ये दो पॉइंट है। एस जयशंकर जो हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अपने बुक द इंडिया वे में इस चीज़ को सपोर्ट किए, यही चीज़ बताएं। अब बात आता है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का। तो आपका जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय से हम लोग का जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, उस समय नन अलाइनमेंट कर रहे थे। कारण क्या था कि जो उस समय के पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो उनका मानना था कि अगर हम अलाइन हो जाएंगे तो हो सकता है ग्रुप में बंट जाएंगे, और ग्रुप में बंटने के बाद लड़ाई होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो यही कारण था कि वो अपना अलाइनमेंट वाले मूवमेंट एक तरह से चलाए थे ये, उसी पे नॉन अलाइनमेंट पे ही ये जोर दिया करते थे। लेकिन अभी जो है, अभी के टाइम में अब ऐसा है नहीं, सिचुएशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए राइटर देखो यहाँ नन को ऑल कर दिया, ऑल अलाइनमेंट, नन अलाइनमेंट नहीं, ऑल अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसी चीज़ में बताया है कि ये दोनों में वर्सेस हम यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि आपको पता चल जाए। नन अलाइनमेंट अलग है कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, और मल्टी इंगेजमेंट हम सबसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो मल्टी इंगेजमेंट है, इसी चीज़ को जो राइटर है बताए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर। अब मल्टी इंगेजमेंट का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। पहला ये चीज़ देखिए, आपको अभी वर्ल्ड कंडीशन पता होना चाहिए। आपको पता है कि रसिया यूक्रेन पे वार किए हुए हैं, और रसिया, चाइना और ईरान ये एक साइड में है, आपको पता है। और इसके अगेंस्ट में यूएसए और यूरोपियन यूनियन या यूरोप या वेस्ट कह सकते हो, ये दो खेमे में एक चीज़ दिख रहा है। लेकिन इंडिया इसके बीच में आ जाता है। इंडिया इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी इंडिया है, इस केस में भी आएगा। दोनों को अगर ये दो, अगर आप वेन डायग्राम बनाओ तो इंडिया दोनों में यहाँ पे आएगा इंडिया, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे ये है, कहाँ तक सही है ये बात, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल नहीं जो रीजनल कॉपरेशन वगैरह जो हो रहा है, जैसे एससीओ है, संघाई कॉपरेशन जो बात हो रहा है, या ब्रिक्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इंडिया है ही है, इसमें इंडिया है। और इसी के अगेंस्ट में क्वाड में भी है, I2U2 में भी है, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी है। अब बात समझ में आया। यहाँ पे आपका रसिया है, चाइना है, और यहाँ पे यूएसए और या यूरोपियन यूनियन वाला बात होगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्सेस वाला जो है उसके बीच में इंडिया प्रेजेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि जो
इसको सपोर्ट किया कि ये मल्टी इंगेजमेंट इंडिया का है, यहाँ पे दोनों तरफ में काम कर रहा है इंडिया। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जैसे अगर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बात करो तो इंडिया अभी हाल फिलहाल में जो एक्सरसाइज अभी समिट हुआ है, एक देखोगे आप यहाँ पे वॉस्टॉक आर्मी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट किया इंडिया, रसिया लेडेड है, और अलॉन्ग विथ चाइना, रसिया चाइना के साथ एक एक्सरसाइज किया ये, और साथ में ही प्लान कर रहा है एससी जो संघाई ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ये काउंटर टेरर एक्सरसाइज है, इसके लिए भी प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, एक ये देख लिए एक्सरसाइज में, और दूसरा देखो दो ये इसको देखो, एक एक्सरसाइज है इसका इंडिया का एयरफोर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके पिच ब्लैक एक्सरसाइज कर रहा है, और दूसरा युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस आर्मी में है। तो देखिए एक्सरसाइज में भी दोनों खेमे में इंडिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। एक और पॉइंट था कि जैसे कोलिजन ऑफ डेमोक्रेसीज, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है वो एक साथ आ जाओ, और कॉमन गोल है वो सब एक साथ आ जाओ। तो ये एक्चुअल में वेस्टर्न वाला है, और ये डेवलपिंग नेशन जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक है ना, कॉमन गोल टाइप में। या आप इसमें ये बात कर सकते हो, ये चाइना और रसिया वाला भी इस पार्ट में आ जाता है। तो ये दोनों में ही वर्सेस चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला जो एग्जांपल देखें कि मल्टी इंगेजमेंट का एक पार्ट दिए। दूसरा है देखो कि रसिया के अगेंस्ट में यूएस और वेस्ट एक तरह से खड़ा है, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो देखिए, स्टैंड क्या है कि रसिया के अगेंस्ट में यूएन में ये वोट नहीं करता है। ठीक है ना, पहला बात है ना, इंडिया नहीं करता है। दूसरा कि रसिया को जब सैंक्शन लगाया जाता है कि भाई इससे कोई चीज़ खरीदो नहीं, ठीक है, उसी टाइम में इंडिया में उसका जो इंडिया उससे जो इंपोर्ट करता था ऑयल, वो 2 साल में देखिए कितना बढ़ गया है। ठीक है ना, पहले 0.6 में था, अभी 8.4 मिलियन टन बढ़ हो गया है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि अभी हाल फिलहाल में इसी में ऑयल से ही रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में एक वर्चुअल समिट हुआ था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो जिसको पुतिन लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे पीएम है वो बोले कि हम इस एनर्जी में रसिया के साथ और आगे हम लोग भी काम करेंगे और आगे स्ट्रेंथन करेंगे हम लोग। तो यहाँ फर्दर ये साइन हो रहा है कि एनर्जी में और ये आगे जाएगा, रसिया और इंडिया का जो रिलेशन है फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप देख चुके हैं कि क्या क्या दिख रहा है। रसिया और चाइना में भी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो अभी कल या परसों का न्यूज़ है, डिसंगेजमेंट एट LAC पेट्रोलिंग, PP-15 से वहाँ से हटा दिया गया है। दोनों एक दूसरे से जो मेजर जो फोर्स वहाँ प्रेजेंट थे वहाँ से कम कर लिया गया है वहाँ से। ठीक है, तो अभी आने वाले माना जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में G20 बाली समिट होने वाला है, तो हो सकता है उसमें जाएंगे तो एक हम लोग को एक बेस मिल जाएगा कि दोनों जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों PM जो हैं वो आपस में बात करें। ऐसा डोकलाम जब एक्सेलेशन हुआ था, डोकलाम क्राइसिस में भी ऐसा ही देखने को मिला था 2017 के आसपास में, उसमें भी ये हुआ था। फिर उसके बाद पीछे हटा, फिर समिट हुआ, फिर वहाँ बात हुआ, फिर उसके बाद एक दूसरे के यहाँ पे विजिट होता है। ऐसे एक पैटर्न है। उसके बाद इंडिया एक और है कि चाइना के अगेंस्ट में कभी नहीं बोला है कि चाइना मेरे धरती को पे आया हुआ है। फॉर्मली ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट नहीं माना है। ठीक है, दूसरा ये चाइना का हो गया। अब अगला जाते हैं हम लोग इंडिया और ईरान का रिलेशन में देखते हैं। इंडिया और ईरान में आपको पता ही है चाबहार पोर्ट है ना, चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है, वहाँ पे हम लोग एक जो टर्मिनल को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और एक तो ये हुआ ईरान से हमारा रिलेशन, और यहीं पर आप देख लो कि वेस्ट यहाँ ईरान पे USA का क्या रिलेशन है और वेस्ट यूरोपियन यूनियन का जो क्या स्टैंड है वो भी ध्यान में रखिए। उसके समय में हम लोग वहाँ पे जाके चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। एक और चीज़ था, हम लोग वहाँ रेलवे भी बना रहे थे, लेकिन वहाँ से रेलवे का हम लोग का जो टेंडर था वो हट गया था, बाद में किसी और को दे दिया गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ईरान जो बात कर रहा है, हेल्प मांगा है कि आप इक्विपमेंट और पार्ट सप्लाई कीजिए। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो है, अफ़गानिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक हम एक रेलवे लाइन बिछाने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इंडिया के लिए एक क्या हो जाएगा, इंडिया का मतलब अगर उस एरिया में जाना हो, सेंट्रल एशिया में अगर जाना हो या रसिया में जाना हो, तो एक शॉर्टेस्ट रूट एक प्रोवाइड हो जाएगा इंडिया को। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंडिया का। उसके बाद ऑयल को कैसे भूल सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक काउंटर है ना, चाइना भी वहाँ पे एक काम कर रही है, ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट। अगर आप फिगर देखोगे तो अगर ये पाकिस्तान है और ये आपका ईरान है,
ठीक है, और ऐसे है। तो यहाँ पे ये पोर्ट है पाकिस्तान का, ये ग्वादर है, और इसी के आसपास में यहाँ पे आपका चाबहार पोर्ट है, यहाँ चाबहार पोर्ट है, यहाँ ग्वादर पोर्ट है। तो यहाँ ये जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना यहाँ से बना रही है, और ये आपका यहाँ से लेके जाएगी सीधे चाइना तक। और ये जो ये इसको माना जा रहा है एक तरह से रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बढ़ाए इसको फर्दर आगे बढ़ा के अफ़गानिस्तान चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसमें रेलवे मतलब रेलवे लाइन बिछाने का भी बात चल रही है। तो यही वाला पॉइंट आपका बन जाएगा, रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी बात चल रहा है। तो ये काउंटर है, वहीं पे साथ में क्या क्या चल रहा है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। बेसिकली आपको सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा आप उसी इन्फॉर्मेशन को मोल्ड कर आंसर दोगे। एक तो ये वाला हो गया। एक हमारा जो ऑयल का था, तो ऑयल के पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करोगे तो इंडिया जो है 2019 में ये बंद कर दिया था दिसंबर में। उस समय आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सैंक्शन लगाने वाला था कि जो भी ऑयल इंपोर्ट करेगा उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह का बात हुआ था। तो इंडिया अपना इंपोर्ट जो है ईरान से बंद कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि उस समय इंडिया का जो मेजर चंक था 12% जो था ईरान से आता था। अगर 100 लीटर मंगा रहा है तो 12 लीटर जो है क्रूड ऑयल ईरान से ही आता था। तो 12% बहुत बड़ा मायने रखता है एक कंट्री से, और हम लोग उसको बंद किए हुए हैं, ठीक है। और इसी में जो राइटर बता रही हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, सिचुएशन चेंज मतलब अभी बाइडेन चाह रहे हैं कि नेगोशिएशन में जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन है ईरान पे से फिर से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। अब उस पर हम नहीं जाने वाले हैं कि ईरान पे क्या न्यूक्लियर सैंक्शन लगा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत बार इसमें हम लोग चर्चा किए हुए हैं पिछले टॉपिक में। तो अब ये यहाँ पे ईरान जो है, ईरान को ये लोग चाह रहा है, यूएस चाह रहा है कि इसका जो इकोनॉमी ऑयल इकोनॉमी है इसको खोलने के लिए, आप समझिए इस चीज़ को कैसे ये यूटिलाइज करेगा। ईरान जो है वो भी ऑयल देता है और रसिया भी है। तो अगर हम इस पे पहले सैंक्शन लगाए हुए थे और ये सैंक्शन के बाद भी आदमी इससे ले ही रहा है तेल, तो जो इस पे निर्भर है इसको कुछ अल्टरनेटिव तो दोगे, तो अल्टरनेटिव के तौर पे इसको दे रहा है। तो ये दोनों हो सकता है आपस में ये दोनों कम्पिटिट कर ले, है ना। उसको तो घाटा है नहीं, दोनों ही ऑयल बेचने वाला है और ये दोनों ही फ्रेंड्स सर एक ही सामान एक ही प्लेटफॉर्म पे है, अभी एक ही साइड में है, एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो ये भी चीज़ एंगल आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। एनालाइज तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, तो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं रखते ना, एनालाइज भी करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ है आपका इस टॉपिक में। अच्छा टॉपिक था, थोड़ा सा आपको ये सब इन्फॉर्मेशन एक जगह में है लिख दिए, ध्यान रखिएगा। इसमें से 2-4 इन्फॉर्मेशन भी आप लिखोगे, 4 से 5 इन्फॉर्मेशन लिखने लायक, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, इसको समझाना भी तो होगा, ठीक है। तो अगला पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है कनेक्टिंग द डॉट टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम। अच्छा, पेटेंट का मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक्चुअल में पेटेंट का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई रिसर्च करते हैं और कुछ नया चीज़ लाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे रिसर्च अगर हम नया चीज़ लाएँ और वही चीज़ मान लो हम एक प्रोडक्ट बनाएं जिसका नाम अल्फ़ा बी है, अल्फ़ा बी एक प्रोजेक्ट है या दवा है या कुछ भी हो सकता है। अब ये प्रोजेक्ट ये बनाए और ये कुछ मान लो कि कोई कोविड का ही मान लो, कोविड के लिए बहुत ही कारगर दवा है, और ये दवा हम क्योंकि रिसर्च किए हैं, हम अपना मेहनत दिए, टाइम दिए, एनर्जी दिए, और अगर इसका हमको रेनोमरेशन या बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में कोई भी आदमी इनोवेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए जब कोई आदमी इनोवेट करता है तो जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर उसका राइट होता है, उसी को पेटेंट राइट बोलते हैं। हाँ, इस मेरे अलावा कोई इस पर ये समझो मेरा वो प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मेरा है, और ये इंडिया में अगर देखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट जो है वो 20 साल के लिए दिया जाता है। 20 साल तक आपका रहेगा, उसके बाद वो कॉमन हो जाएगा। खास कर मेडिसिन में तो ऐसा होता है कि बाद में सारे आदमी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेटेंट अगर आप बात करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि WTO में भी एक पेटेंट रूल है ना। ट्रिप्स पढ़े होगे, है ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल TRIPS ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, ट्रिप्स है। तो इसमें भी इसी का बात होता है कि कैसे कैसे आप मतलब कौन सा देश किसी मान लो कि कोई पाकिस्तान
कोई चीज़ बनाए और इंडिया उसको यूटिलाइज़ कर ले, या इंडिया कुछ बनाए और बांग्लादेश उसका, इंडिया में कुछ बना और बाद में उसको देख दाख कर बांग्लादेश से कर ले, यूटिलाइज़ करने लगे, वो भी बनाने लगे। तो ऐसा नहीं करने देगा WTO, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड, और वही तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसी में आप देखोगे एक टर्म और आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक टर्म आता है एवरग्रीनिंग, ठीक है ना। ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है। तो एवरग्रीनिंग जो होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का मतलब, खास कर ये एवरग्रीनिंग आपका मेडिसिन वाले में होता है। तो एवरग्रीनिंग का मतलब हुआ कि आप कोई प्रोडक्ट बनाए थे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, मान लो अभी, और इसको 20 साल के लिए आपको मिल गया, आपका राइट मिल गया कि 20 साल तक आप बनाओ। 20 साल के बाद आप क्या किए, अल्फ़ा, इसी में कुछ कंपोजिशन में हल्का सा माइन्यूट चेंज कर कर अल्फ़ा बीटा प्लस ला दिए और बोले कि फिर से 20 साल के लिए चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर कर फिर से आप 20 साल तक ले रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरग्रीनिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन आपको पीटी वगैरह में बना सकता है कि भाई एवरग्रीनिंग का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एवरग्रीनिंग डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, ऐसा भी बना सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है क्या, बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इंडिया का पेटेंट एक्ट पे। तो उससे पहले इंडिया का पेटेंट एक्ट है, उस पेटेंट एक्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बात की हैं। ये बेसिकली एक रिपोर्ट आया था, और रिपोर्ट हमारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो PM को दिए थे। रिपोर्ट का नाम था वाई इंडिया नीड टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पेटेंट इकोसिस्टम, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसी में कुछ ये हाईलाइट किए हैं। जैसे हाईलाइट क्या किए हैं कि जो पेटेंट है हमारे यहाँ पे, पेटेंट एप्लीकेशन है इंडिया में बढ़ा है, 48% जो है इंक्रीज़ हुआ है 2010-11 से बात की, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी में ये बात किए हैं कि नंबर ऑफ़, जो बीच में ही छोड़ देना पेटेंट है ना, पूरा फाइनल स्टेज तक नहीं ले जाना, नंबर ऑफ़ एबेंडेंट पेटेंट जो एप्लीकेशन है वो भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका कारण, मतलब इसका दो डेटा है। अगर ऑन अकाउंट ऑफ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, कुछ अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, कि मतलब आप पेटेंट का कुछ रूल रेगुलेशन होता है वो सारा चीज़ नहीं फॉलो करोगे तो आपका पेटेंट रद्द हो जाएगा। तो वैसे में मतलब जो चीज़ रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, उस चीज़ में अगर आप देखोगे तो 350% ऐसा मतलब उसमें बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं रिक्वायरमेंट के कारण 2010 में जितना होता था उससे, और 2019-20 में ये जो परसेंटेज हो गया है 350% बढ़ गया है, ठीक है। एक डेटा ये है। दूसरा डेटा ये है कि टोटल एबेंडेंट देखो कि भाई हम 100 आपके पास आया है, 100 एप्लीकेशन आया है, इसमें अगर आप देखोगे तो आज के डेट में 48 एप्लीकेशन आपका एबेंडेंट हो जाता है, उस पर कोई काम नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेजर कंसर्न है। इस रिपोर्ट में भी यही बताया कि क्यों इतना छूट रहा है। जो पहले जो था 10-11 में 13% ही हुआ करता था, आज 48% हो गया। तो इसमें एक प्रोविज़न बताया गया कि जो हमारा जो पेटेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर मान लो कुछ स्पेसिफिकेशन आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो आप दोबारा 1 साल के अंदर में विदिन 1 ईयर फिर से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो पेटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये 1 ईयर का जो टाइम पीरियड हमारे में प्रोविज़न में दिया हुआ है। तो राइटर ये बोलते हैं कि ये जो एबेंडेंट का जो रीज़न है, ये 2-3 रीज़न हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो एप्लीकेंट है उसको लगता है कि मेरा जो पेटेंट कराए हैं वो हो सकता है कि आगे सक्सेस नहीं करेगा। तो ये मानकर जो एप्लीकेंट है वो आगे फर्दर दोबारा अप्लाई नहीं करता है, पहला बात। दूसरा ये होता है क्योंकि हो सकता है वो 1 साल का है, 1 साल के अंदर, और ये डिले करता है ना। लॉन्ग पेंडेंसी जो है वो डिस्करेज करता है एप्लीकेंट को कि उसको पे फॉलो अप करो। तो ये भी एक कंसर्न है, ठीक है ना। तीसरा एक और बात इसमें चल रही है कि जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो आया 2016 में, इसमें बात किया गया, ये ज़्यादा इम्फेसिस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेटेंट एप्लीकेशन भरवाएं, है ना। इम्फेसिस ऑन फिलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है ना। आप पेटेंट एप्लीकेशन बनाने पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सक्सेस होगा या नहीं होगा इस पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आना चाहिए। तो इसी में एक राइटर बोल रहे हैं कि ये परवेसिव इंसेंटिव हो जाएगा। देखिए, परवेसिव इंसेंटिव को समझने के लिए आप एक चीज़ कहानी से समझ सकते हो कि एक जगह था, वहाँ पे बहुत सारा इसका रीज़न है कि जैसे IBM था, IBM जो था वो बोला कि अपने सॉफ्टवेयर बनाने वाले को बोला कि जो जितना लंबा मतलब कोडिंग करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है।
तो अब देखो ये इंसेंटिव कैसे काम किया, ये इंसेंटिव है लेकिन इसको हार्म कर दिया। अब जो कोडर थे जो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब क्या करते, जानबूझकर इसको बड़ा से बड़ा कर दिए, जबकि हमको यहाँ क्या चाहिए था, इसका इंसेंटिव इंटेंशन था कि ज़्यादा अच्छा लिखेगा, क्वालिटी अच्छा मेंटेन रहेगा, लेकिन अब क्वालिटी डिटोरिएट हो गया, जानबूझकर आप लंबा कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छा अब इससे नहीं समझ में आया तो एक और समझो। एक आई डोंट, कंट्री का नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक मान लो एक्स कंट्री था, वहाँ पे बोला गया कि आप रैट को, अगर आप रैट का टेल लेकर आते हो, पूंछ लेकर आते हो, तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि रैट बहुत वहाँ पे परेशान किए हुए था। तो अब क्या हो गया कि बहुत सारे आदमी चूहा पालन करने लगे, चूहा को मतलब खुद से घर में रख के उसको पालने लगे और उसी का पूंछ ला कर देने लगे। तो बताइए, जो मेरा इंटेंशन था कि रैट को हटाना ना, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने लगा आदमी। या दूसरा ये भी करता था कि उसका सिर्फ पूंछ काटा और बाकी छोड़ दिया, फिर दोबारा वो उग जाएगा। तो मेजर जो मोटिव था इंसेंटिव देने का, वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो वैसा ही यहाँ पे यही बात कर रहा है, परवेसिव इंसेंटिव तो नहीं हो गया जो हम लोग दे रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फुलफिल करो। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो ये भी इसमें भी ये होता है कि इनोवेटर को आप फॉर्म फिलअप करा दे रहे हो, इन्वेटर को पता है कि नहीं होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमारा इम्फेसिस है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करो, भर दिए, पास हो या नहीं हो हमको पता है कि नहीं होने वाला है, छोड़ देंगे बाद में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नहीं उसमें ज़्यादा जा रहा है। दूसरा इसमें ये भी बात कर रहा है कि जो हायर एजुकेशन जो सेक्टर है, देखने को मिला है कि उसमें R&D में जो पैसा खर्च करता था, मान लो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरे इंडिया में 100 रुपीज़ अगर खर्च हो रहा था, 100 रुपये अभी खर्च होता है, तो आज के डेट में 7 रुपया जो है हायर एजुकेशन सेक्टर से ही आ रहा है। ठीक है ना, पहले ये 5 ही हुआ करता था, अब 7 हो गया है, 2018 का ये यूनेस्को का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर ऐसा होता है कि हायर एजुकेशन से R&D में पैसा बढ़ता है, तो ये माना जाता है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिला, इंडस्ट्री और एकेडमी में कोलैबोरेशन नहीं बढ़ा है। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए राइटर एक एग्जांपल लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 इंडिकेटर यूज़ होता है, उसमें एक इंडिकेटर ये भी है इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन, और इसके अकॉर्डिंग में, मतलब इस पैरामीटर में, इस इंडिकेटर में इंडिया का जो रैंक है घटा है। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो रहा है, इसको और इसको मिलाकर देखिए। यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, पैसा हम लोग बढ़ा दिए, 7% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 5 से 7, 2%, लेकिन इंडस्ट्री और एकेडमिक में कोलैबोरेशन अच्छा नहीं है। इसी कारण, लेकिन फिर भी और अदर भी कारण है इसमें, तो 80 में से मान लो 79 अदर भी तो होंगे इंडिकेटर, और बाकी इंडिकेटर में नो डाउट हम लोग अच्छा किए हैं। यही कारण है कि हमारा जो रैंक आज 46 पे पहुंच गया है। 2015 में 81 था और अभी हमारा 46 रैंक है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हम सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि ये देखिए, ये इंडिया में इंडस्ट्री और एकेडमी में कोलैबोरेशन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास कि नेशनल ऑटो पॉलिसी है ना, बेसिकली ये ऑटोमेशन पे है। ऑटोमेशन समझते हो, ऑटोमेटिक वाला जो होता है। तो ये जो ड्राफ्ट था, ये चाहता था कि इंडिया को, चाहता है मतलब था क्या, कि इंडिया को ऑटोमेशन हब बनाया जाए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो उसमें ऑटोमेशन का सामान ज़्यादा चीज़ रहेगा, ज़्यादा ऑटोमेटिव रहेगा तो ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, तो वैसा हब बनाना चाह रहा था। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली जो बात हो रहा है कि इस जो ये ड्राफ्ट आया था, ये बता रहा था कि जो इंडस्ट्री और एकेडमी में जो रिलेशन है वो लिमिटेड है। ठीक है ना, और कुछ पार्टिकुलर सेक्टर में ही ये काम हो रहा है। ठीक है ना, और देखने को ये मिलता है कि जो कमर्शियली जो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वहाँ पे ये कम है। आप गलत मत समझना, हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री और एकेडमी का जो रिलेशन है लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए, इन इंडिया हैज़ बीन लिमिटेड टू नीच रिसर्च एरिया दैट हैज़ लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एरिया में ही ये अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है दोनों का, मतलब ये दोनों साथ में, जबकि कमर्शियल एरिया में इसको ज़्यादा जाना चाहिए था इन्वॉल्वमेंट। जहाँ जहाँ से कमर्शियली फ़ायदा होने वाला है, ये दोनों को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है इंडिया में।
इसके बाद एक और चीज़ देखा गया कि जो कोलैबोरेशन है या रिसर्च पॉइंट, ये जो सिर्फ ऑटोमेशन में ही नहीं है, ये कम जो है सिर्फ ऑटोमेशन में ही नहीं है, ऑटोमेशन सेक्टर के अलावा जो अदर सेक्टर है उसमें भी ये इंडस्ट्री और एकेडमी का रिलेशन कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपका। ठीक, इसमें इतना ही चीज़ है। तो 2-4 पॉइंट है इसमें, अगर शॉर्ट में बताते तो 2-3 ही पॉइंट में हो जाता, लेकिन लिखा हुआ है तो ये चीज़ आपको समझ में कैसे आएगा इसलिए बता दिया गया। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट था हमारा, उसमें एक पाकिस्तान का भी रिलेशन इसमें बात किया है ना, इंडिया और पाक का भी बात किया गया है। ठीक है ना, तो पाक का हम भूल गए थे, पाक का एक बार और बात हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि पाक से जैसे अभी आपको पता होगा कि हम लोग एक तो इंडिया का रिलेशन जो है पाकिस्तान से नहीं है। बात इंडिया बोलता है कि जब तक टेररिज्म पे ये काबू नहीं करता है तब तक हम लोग आगे बातचीत नहीं बढ़ाएंगे। पाक भी आपका 2019 में हम लोग से ट्रेड बंद कर दिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ का कंडीशन आपको पता ही होगा, बाढ़ आ चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फ्लड है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस है। उसके बाद जो अनस्टेबल अफ़गानिस्तान है ना, अनस्टेबल बॉर्डर है। ठीक है, ये सारा चीज़ अभी पाकिस्तान इस चीज़ को अभी फेस कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले जो आपका जो संघाई कोऑपरेशन का जो मीटिंग होगा तो इस पे दोनों को एक टेबल पे लाने का मौका मिल सकता है। ये भी अब थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि ये इसको अभी कंडीशन अभी कुछ दिन पहले भी ये बोला, डायरेक्टली डिमांड नहीं किया था, लेकिन ये तो बोला था कि इसको फ्लड को निजात करने के लिए हेल्प चाहिए। इंडिया से नहीं मांगा है अभी तक, लेकिन ऐसा मान रहे हैं राइटर। इसीलिए हम इसको नहीं लिए, क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट हमको सिर्फ आपको दिखाना था कि मल्टी इंगेजमेंट है, इसीलिए हम इसको नहीं ले पाए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है हमारे पास। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।